हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, जो हमारी नेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है तो उसकी क्लास 6 है। इससे पहले हमने 5 क्लास को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो जिसने वह वीडियो नहीं देखी जाके ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जनवरी से लेकर जून तक करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर करेंगे। इसमें आपका 2021 का नवंबर और दिसंबर की करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगी, और इसके बाद हम जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के हर मंथ के करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 70 प्लस करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर लिया है, जो एग्जाम में पक्का आएंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और ये करंट अफेयर्स किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, यूपीपीएससी के जो आगामी परीक्षाएं हैं, पुलिस कांस्टेबल और आपका पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड और जो आगे परीक्षाएं आएंगी, उन सब के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। सारी सीरीज आप नोट करना, आप इससे अच्छे नोट्स बना सकते हैं, तो उनको अच्छे से तैयार करो और आपकी परीक्षा में यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों, जो एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण सीरीज है, ठीक है। और जिस परीक्षा में आपकी करंट अफेयर्स पूछी जाती है उन सब के लिए यह महत्वपूर्ण सीरीज है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं पहले करंट अफेयर्स की तरफ। तो दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स है, जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। क्या पूछ रहा है आपसे कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। इसे CACP भी बोलते हैं, ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ऑप्शन है आपके विजय पाल शर्मा, प्रदीप शाह, संजीव मेहता या विवेक गोगिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है विजय पाल शर्मा। बिल्कुल ध्यान में रखना, विजय पाल शर्मा जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। क्या पूछ रहा है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हाल फिलहाल में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बनता है। दोस्तों, करंट अफेयर्स आपको यहीं पर याद हो जाएगी अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे और लास्ट तक देखोगे, ठीक है, कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़नी है मैं आपको इसमें बताऊंगा, और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट है, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई है? दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये डेट आपको नोट नहीं करनी है, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम में क्या आएगा कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई है, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यही आएगा कि हाल फिलहाल में पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह जो है शुरू की गई है, और गाजियाबाद का एक गांव पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम है सिरोरा गांव। क्या नाम है? सिरोरा गांव। वहां पर ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादातर तो वहाँ पर आपको गाजियाबाद ही आएगा, गाँव नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोपल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से ध्यान में रखना, ठीक है। कोपल टॉय क्लस्टर, ठीक है, जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थित किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसके ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है आपसे? कोपल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। और जिसको जो आंसर पता है जल्दी से कमेंट में बताना जिसको इसका सही आंसर पता है। तो दोस्तों, 25वें जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पूछ रहा है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 24वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन था वो, क्या था वो? राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव
ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पटना, दिल्ली या जयपुर या पंडुचेरी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पंडुचेरी। बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपको ध्यान में आ जाएगा ना कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022, सीधा ही आएगा। ठीक है, आपको कैसे याद करना है? एक तो ऐसे याद करना है कि 25वें, ठीक है, दूसरा क्या है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, ठीक है, और वर्ष कौन सा है? 2022 है। तो इस तरीके से याद करो कि 25वां था, राष्ट्रीय युवा महोत्सव था और 2022 था। ठीक है, तो वो जो क्या है वो है पंडुचेरी में। कहाँ पर? पंडुचेरी में। ठीक है, ये जो है 12 से लेकर 16 जनवरी तक था। कब तक था? 12 से लेकर 16 जनवरी तक था। आपको ये ध्यान में रखना है। और इसका लोगो और शुभंकर भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, लोगो पता है ना आपका, किसी भी चैनल का लोगो होता है जैसे लोगो और शुभंकर। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो लोगो और शुभंकर था वो था सक्षम युवा सशक्त युवा। बिल्कुल नोट कर लो अभी कि सक्षम युवा सशक्त युवा, इसका लोगो और शुभंकर था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसे, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, यहीं पर वीडियो में ध्यान से देखो, आपको ये यहीं पर याद हो जाएगा, आप इसे फिर नहीं भूलोगे। क्या है? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी मतलब जो भारत में निर्मित हुआ है सर्वर, ठीक है, का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके कृष्ण, ध्रुव, अर्जुन, रुद्र। दोस्तों ऑप्शन भी आपको इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से इसे याद कर लो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रुद्र। बिल्कुल ध्यान में रखना, जो रुद्र है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। क्या है? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। क्या नाम है उसका? रुद्र। बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, अब इसे भूलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, डेट आपको ध्यान में नहीं रखनी है, डेट नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ क्या आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे क्या कहता है? ISA भी कहा जाता है, में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एंटीगुआ और बारबुडा। कौन हो जाएगा? एंटीगुआ और बारबुडा जो है 102वां देश है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला। बिल्कुल आप इसे नोट कर लो, एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लो। दोस्तों मैंने भारत में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है और जितने भी अध्यक्ष हैं उन सब की एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपका 1 या 2 प्रश्न जरूर बनेगा। और जो बाकी अध्यक्ष जिनकी नियुक्तियाँ हुई हैं जो बच गए हैं उनको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, मतलब जो वीडियो आएंगी उनमें हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, इसके जो महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? क्या बनाए गए? महानिदेशक नियुक्त किए गए। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। ऑप्शन है सुमित अग्रवाल, विवेक गोगिया, जी अशोक कुमार, विनय कुमार सिंह। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है जी अशोक कुमार। बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, अशोक कुमार जी जो हैं वह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक नियुक्त बनाए गए हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहना, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे और ऐसे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे जो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और आपको काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से आएगा मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि हाल फिलहाल में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, ये नहीं आता कभी भी कि किसने इसका उद्घाटन किया गया है, बहुत कम चांस होते हैं कि यह आता है। ठीक है, और डेट तो बिल्कुल भी नहीं आती। डेट आपको किसकी याद रखनी है? जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में ही कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, आपको सिर्फ नोट्स में ये लिखना है कि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। बिल्कुल इसे नोट कर लो, एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा, ऐसे ही प्रश्न एग्जामिनर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों,
3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे कि हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई है, किसने रखी गई है? जो हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री है। दोस्तों ये प्रश्न जरूर बनेगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। केंद्रीय जो आयुष मंत्री है वो कौन है हाल फिलहाल में, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना कि केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, तो वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल नाम है इनका, ठीक है। क्या है? केंद्रीय आयुष मंत्री, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन्होंने ही हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है हाल फिलहाल में। तो ये कहाँ पर रखी गई है, बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना में ही क्या रखी गई है? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी रखी गई है। क्या रखी गई है? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है, ध्यान में रखना, एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था, जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल की वीडियो बना रखी है मैंने, उसमें ये बताया था। क्या बनाया है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, इनको दोनों पद दिए गए हैं, ठीक है। तो वो कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विनय कुमार त्रिपाठी जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बनाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, सिर्फ ये आएगा तो विनय कुमार त्रिपाठी। अगर आएगा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया, तब भी विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है। दोनों तरीके से आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है, 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान डैश का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों उसका नाम क्या है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, एक करंट अफेयर से ही कितने सारे फैक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 70+ करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो फैक्ट हैं और जो अदर करंट अफेयर्स सारे आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो वह है धर्मेंद्र प्रधान, बिल्कुल इसे नोट कर लेना दोस्तों। तो इन्होंने जो है 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुरू किया है, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुरू किया गया है। तो उसका नाम क्या है? जो अभियान है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है नव भारत साक्षरता अभियान। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। और जो चौथा ऑप्शन है पढ़े भारत, ठीक है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी, पढ़े भारत जो है 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का नाम है। क्या नाम है? पढ़े भारत, ठीक है। और जो ये जो है बाल वाटिका, अभी जो है बाल वाटिका भी इन्होंने शुरू करी है। तो बाल वाटिका से लेकर 8वीं तक है, कहाँ तक है? बाल वाटिका से लेकर 8वीं तक है यह अभियान, ठीक है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है दोस्तों, ऐसे ही इसे याद करना है। और नोट कैसे बनाओगे कि 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान नाम क्या है, तो वह है पढ़े भारत। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि केंद्रीय मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री, तो वह है धर्मेंद्र प्रधान, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे स्टार लगा लो, ठीक है। एग्जाम में ये पक्का बनेगा। क्या नाम है? शियोमारा कास्त्रो, ठीक है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो पहली बनी है तो इस हिसाब से ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, क्या नाम है उनका? शियोमारा कास्त्रो, नाम बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो होंडुरास, ठीक है, जो होंडुरास है उन्हीं की क्या बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। उनका नाम क्या है? शियोमारा कास्त्रो, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। होंडुरास जो है वह देश का नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों, मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ठीक है। क्या पूछा आपसे कि मेनार पक्षी गांव क्या है? मेनार पक्षी गांव किस राज्य में है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे मेनार पक्षी एक ऐसा नाम है, ठीक है। दोस्तों जो ऐसा अटपटा नाम होता है ना, यही आपको जल्दी से याद हो जाता है, ठीक है। मेनार पक्षी गांव 2-3 बार बोलोगे तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेनार पक्षी जो गांव है किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो गाँव है वो है राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या नाम है? मेनार पक्षी गाँव, कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय है, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल नोट कर लो, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहीं पर याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल इसे याद करके जाना। तो दोस्तों
इसका सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी जो है उन्होंने यह पुस्तक लिखी है, इसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। क्या है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, काफ़ी चर्चा में रहा था और एग्जाम में पक्का है, बिल्कुल स्टार लगा लो, 100% एग्जाम में बनेगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? क्या नाम है? भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? स्पोर्ट्स से पूछ रहा है। ठीक है, भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स कंपनी कौन बनी है? तो वह बनी है चेन्नई सुपर किंग। बिल्कुल नोट कर लो, चेन्नई सुपर किंग। इसके ज़्यादा फ़ैन होंगे तो जो इसका फ़ैन है बिल्कुल याद कर लो कि चेन्नई सुपर किंग जो है भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। MS धोनी के तो सभी फ़ैन होंगे, तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। राष्ट्रीय MSME, ठीक है, तो MSME दोस्तों, MSME क्या होता है? MSME जल्दी से कमेंट करके बताओ कि MSME का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होता है। ठीक है, पुरस्कार 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बोल रहा है कि MSME पुरस्कार 2022 किस राज्य या केंद्र शासित को मिला है, मतलब किस राज्य केंद्र शासित को प्रथम पुरस्कार मिला गया है? तो दोस्तों इसको मिला है ऑप्शन ए, उड़ीसा को मिला गया है। आपको इसे ध्यान में रखना है, जो उड़ीसा है उसी को ही क्या मिला गया है? MSME। ठीक है, MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पुरस्कार मिला गया है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है राज्य को, किस राज्य को। अगर आपसे जिला पूछेगा तो जिला भी नोट कर लो, बिल्कुल ध्यान में रखना है, जिला भी एक प्रश्न भी छूटना नहीं चाहिए। तो जिला पूछेगा तो क्या होगा? बिरुदुनगर। क्या पूछेगा? बिरुदु, ठीक है, नागर जो जिला है वो है। ठीक है, प्रथम पुरस्कार मिला है। कहाँ पर है? बिरुदुनगर तमिलनाडु में है, बिल्कुल नोट कर लो, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स बन जाएंगे यहाँ पर और एग्जाम में यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि उसमें कंफ्यूज हो गए कि इसका क्या था, वहाँ पर जाके सर पकड़ के खुजला रहे हो कि अरे इसका आंसर क्या था। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो, समझ के पढ़ लो, रटना नहीं है, पहले इसको समझ लो। ठीक है, फिर जो नहीं आएगा तो उसको लास्ट में रटना ही है। ठीक है, तो पहले इसको समझ के पढ़ लो। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 क्या पूछ रहा है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, तो मैंने आपको कैसे बताया कि कैसे याद करना है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, गेम्स है ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, वर्ल्ड गेम्स। ठीक है, और दोस्तों एथलीट ये ध्यान में रखना। और दोस्तों ईयर पूछेगा तो ईयर कौन सा है? 2021 ईयर है। ठीक है, कौन सा है? 2021 ईयर है। ठीक है, तो ये आपको कैसे याद करना है इसे ध्यान से देखो। इसके ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, रानी रामपाल। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। थोड़ा सा नाम भी थोड़ा सा अलग है तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। क्या नाम है? श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश। श्रीजेश भी याद रख लोगे ना तो बिल्कुल एग्जाम में याद सही बनेगा। ठीक है, तो क्या पूछा आपसे? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसको मिला है? श्रीजेश को मिला है, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 से 23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा आप। ठीक है, जो वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां होती हैं उनका हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30% टैक्स कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 30% टैक्स कर दिया गया है। ठीक है, जो हमारी कौन है वित्त मंत्री, कौन है? निर्मला सीतारमण। बिल्कुल इसे भी नोट कर लो यहीं पर इसी के नीचे कि हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। जो हमारा केंद्रीय बजट था ना 2022 का 23 का, उसमें यह लागू कर दिया गया। जो टैक्स होगा वो 30% होगा। कौन सा टैक्स होगा? वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? वाह क्या क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लो, एग्जाम में ये बनेगा, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। क्या पूछ रहा है आपसे कि भारत का पहला भू पार्क क्या है? भारत का पहला भू पार्क, इसको ये भी बोलते हैं जियो पार्क। ठीक है, हिंदी में भी आ सकता है ऐसे जियो पार्क,
वहाँ पर सर पकड़ के बैठ जाओगे कि अरे जियो पार्क तो सर ने कराया नहीं था, ये कहाँ से आ गया। तो जियो पार्क और भू पार्क एक ही है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कहाँ पर बनाने की मंजूरी दी है, तो दोस्तों इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, जो एमपी में है वहाँ पर भारत का पहला भू पार्क बनेगा, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, ठीक है, मध्य प्रदेश। और दोस्तों ये कौन सी नदी पर है, तो ये जो है नर्मदा नदी पर है। जो ये पार्क बनेगा ना वो नर्मदा नदी के तट पर बनेगा, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। क्या पता ये पूछ ले कि कौन से नदी के तट पर भारत का पहला भू पार्क बनेगा या जियो पार्क बनेगा, तो वह बनेगा नर्मदा नदी के तट पर। दोस्तों ये नहीं आएगा, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का पहला भू पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है थोड़ा सा इसे ध्यान में रखना, ठीक है। 2022-23 के अनुसार, ठीक है, वन क्षेत्र की वृद्धि में, मतलब जो वन क्षेत्र में वृद्धि होता है ना, ठीक है, उसके अनुसार विश्व में भारत कौन से स्थान पर है, ठीक है। वन क्षेत्र की वृद्धि में विश्व में कौन से स्थान पर है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भारत जो है तीसरे स्थान पर है, किसमें, वन क्षेत्र की वृद्धि के मामले में। थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, आपको यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में ये बनेगा। क्या है, पद्मा पुल काफ़ी चर्चा में रहा था, किस देश में स्थित है, आपसे यही पूछा जाएगा। उद्घाटन की डेट नहीं पूछी जाएगी, बिल्कुल नोट मत करना, सिर्फ पूछा जाएगा कि पद्मा पुल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो पद्मा पुल है वह बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस देश का सबसे लंबा पुल है, ठीक है, बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल जो है पद्मा पुल है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, विश्व का नहीं, क्या है, बांग्लादेश का, ठीक है। तो बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है, पद्मा पुल है, कहाँ पर है, बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, जितने भी सारे क्वेश्चन है ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लाया हूँ, तो बिल्कुल इसे ध्यान से करना, अच्छे से नोट करना, अच्छे से याद करना, कुछ क्वेश्चन तो आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2022 के लिए, ठीक है, पहले तो वर्ष इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। 2021 का आ गया तो उसे ध्यान में मत रखना, 2021 का नहीं आएगा, वैसे तो हाल फिलहाल में 2022 का ही आएगा, ठीक है। तो 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है, ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि, ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, बिल्कुल ध्यान रखना, 2 फरवरी 2022 को मनाया गया था, 2 फरवरी 2022 को मनाया गया था। और इसकी जो है थीम क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर, बिल्कुल ध्यान रखना, क्या है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी थीम थी किसकी, 2022 में जो विश्व आर्द्र दिवस भूमि दिवस मनाया गया था, कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, ये भी नोट कर लो, आएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितनी जो पुस्तक है ना और उनके लेखक हैं, आप इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं और ये बीच करंट अफेयर्स में आती है, तो आप इसमें और भी ज़्यादा कन्फ्यूज होता हूँ, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे पुस्तक और लेखक होंगे, ठीक है। और दिवस भी जो है उनकी भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें एक वीडियो में सारे दिवस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जिससे आपको याद करने में और भी आसानी हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको वीडियो मिलती रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को ICC ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज करोगे। क्या पूछ रहा है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021, ठीक है, 2021 दिया है, तो पहले तो इसको अच्छे से देखो, 2021, ठीक है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन है डैरिल मिशेल, रोहित शर्मा, केन विलियमसन या आदिल राशिद, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डैरिल मिशेल, ठीक है। रोहित शर्मा मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप सोचोगे कि भारत का है तो शायद भारत का ही कोई खिलाड़ी होगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा डैरिल मिशेल हो जाएगा, ठीक है। जो खिलाड़ी खेल भावना रखता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो डैरिल मिशेल जो है इनको मिला है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। डेट मत रखना याद, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि किसको मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना।
क्या पूछ रहा है आपसे, डेट याद नहीं रखनी है आपको, सिर्फ ये याद रखना है कि किस देश की क्रिकेट टीम, ठीक है, किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली, ठीक है, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है। क्या बनी है? 1000 वनडे, ठीक है। जैसे T20 मैच होते हैं तो वैसे वनडे मैच जो होते हैं, जो 50 ओवर का होता है, ठीक है, वनडे मैच जिसको नहीं पता है, तो वह खेलने वाली पहली टीम बनी है विश्व की। जितनी भी टीम है ना विश्व में, सब में पहली टीम बनी है, तो वह है भारत। बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। जो भारत टीम है उसने यह खिताब जीता है, 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बन चुकी है। तो इसमें हमें प्राउड भी होना चाहिए और दोस्तों आपको ये याद भी होना चाहिए। तो दोस्तों जो सेकंड नंबर की टीम है वो भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड नंबर की टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है, जो 1000 वनडे मैच खेलने वाली टीम बनी है, आपको ध्यान में रखना है। और जो भारत का जो मैच था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो मैच था वह 1000वां मैच था, तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, 1000वां वनडे मैच था। तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला विश्व की टीम कौन सी बनी है 1000 वनडे मैच खेलने वाली? भारत। दूसरी ऑस्ट्रेलिया। ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, डेट नहीं आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक, ठीक है, लेखा महानियंत्रक है, ठीक है, नियुक्त किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, CGA बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो इसके ऑप्शन है दीपक दास, सोनाली सिंह, सोमा राय बर्मन, अर्चना निगम, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह ही क्या बनी है? लेखा महानियंत्रक। बिल्कुल स्टार लगा लेना, एग्जाम में बनेगा पक्का, ठीक है। जो हमारे लेखा महानियंत्रक बनी है वह बनी है सोनाली सिंह। बिल्कुल ध्यान में रखना है, डेट आपको ध्यान में नहीं रखनी है, सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि लेखा महानियंत्रक कौन बना है? सोनाली सिंह बनी है, आपको इसे ध्यान में रखना है। और ये कौन से थे? 26वें थे। ये भी थोड़ा सा ऐसे भी प्रकाश डाल लेना कि कौन से थे? 26वें थे। और किसके स्थान पर बने? दीपक दास के स्थान पर बने, तो दीपक दास कौन से हो जाएंगे? 25वें हो जाएंगे, ठीक है। ये भी, इसे भी नोट कर लेना। क्या पता ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में सोनाली सिंह को महानियंत्रक नियुक्त किया गया है, वो किसके स्थान पर लिया गया है? तो वह हो जाएगा दीपक दास के। नेक्स्ट है दोस्तों, 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, पिछली वीडियो में मैंने ऐसे ही एक प्रश्न बताया था, तो आप सोच रहे होंगे ये एक प्रश्न तो सर ने रिपीट कर दिया। दोस्तों ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, अंडर 19 समझ रहे हो ना, अंडर 19 वर्ल्ड कप है यहाँ पर। क्या पूछ रहे हैं? वर्ल्ड कप 2022, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत ने जीता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? भारत ने जीता है। इसे अभी नोट करो, ठीक है, एक लाइन तो आपकी ये बन गया। और दोस्तों किसे हराकर जीता है? ठीक है, किसे हराकर जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लैंड को हराकर भारत ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर दिया गया है। और ये भारत की 5वीं जीत है। बिल्कुल इसे भी नोट कर लो कि भारत की कौन सी जीत है? 5वीं जीत है, ये भी ध्यान में रखना। और जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था वो क्वेश्चन था कि अंडर 19 एशिया कप 2021, ठीक है, क्या था वो? अंडर 19 एशिया कप 2021, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। 2021 का था और एशिया कप था, वो भी भारत जीता है, ठीक है, वो भी भारत जीता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। 8वीं बार जीता है वो भारत, ठीक है, 8वीं बार वह जीत चुका है। किसे जीता था? वह जीता था श्रीलंका से, ठीक है, किसे जीता था? श्रीलंका से जीता था, आपको ये ध्यान में रखना है। तो इतने सारे फैक्ट आपको यहाँ से नोट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, ठीक है, कि लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो 6 फरवरी 2022 को ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया था, ठीक है, काफ़ी दुखद खबर है, तो इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्हें जो पद्म भूषण मिला था 1969 में मिला था, ठीक है, और 1999 में उन्हें क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। तो ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। आप ऐसे करोगे नोट, लता मंगेशकर लिखना है हेडिंग, ठीक है, और आप ये लिखना है कि उनका निधन कब हुआ था? 6 फरवरी 2022 को हुआ था। उन्हें पद्म भूषण कब मिला? 1969 में मिला, ये भी नोट करना। 1999 में उन्हें क्या मिला? पद्म विभूषण, ये भी आप नोट करना, ठीक है। आपको ऐसे नोट नहीं करना, आपको अपने तरीके से नोट
करना है। और 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लेना। सारे पॉइंट इनके इंपॉर्टेंट है, जो चारों पॉइंट है ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, 1989 में इन्हें क्या मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भी बिल्कुल सही है। और जो लास्ट है, वर्ष 2011 में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिला है, पर दोस्तों 2011 में नहीं मिला था, वो मिला था 2001 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत बन जाता है। और इसी के साथ ये और जो है प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 2001 में क्या मिला इन्हें, भारत रत्न मिला। ठीक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किसकी है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी प्रतिमा का जो उद्घाटन है वो हैदराबाद में किया है। यहाँ पर साफ दे रखा है। ठीक है, कहाँ पर किया है, हैदराबाद में किया है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है, हैदराबाद में किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये प्रतिमा किसकी है, सबसे पहले ये जानना है आपको कि यह प्रतिमा किसकी है। ठीक है, जिसका नाम स्टैचू ऑफ इक्विलिटी रखा गया है। तो दोस्तों यह प्रतिमा जो है रामानुजाचार्य की है। किसकी हो जाएगी, रामानुजाचार्य की हो जाएगी। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो है विश्व की दूसरी बन गई है सबसे बड़ी। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी में मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, जो बैठी मुद्रा में जो मूर्ति है वह विश्व की दूसरी बन चुकी है। कौन सी, जो रामानुजाचार्य की है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहा गया। ठीक है, विश्व की दूसरी बैठी हुई मूर्ति है। ठीक है, अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि पहली जो बैठी हुई मूर्ति कौन है, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे ऊंची जो है विश्व की बैठी हुई मूर्ति कौन है, जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। मैं आपका आंसर देख रहा हूँ, जिसको इसका आंसर पता है कि विश्व की पहली बैठी हुई मूर्ति कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड में है। ठीक है, कहाँ पर है, थाईलैंड में है। बुद्ध की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति है। और कहाँ पर है, थाईलैंड में है। ठीक है, वह विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है, आपको ध्यान में रखना है, जो बैठी हुई मुद्रा में, ठीक है, में मूर्ति है। नेक्स्ट है दोस्तों, फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे ध्यान में रखना कि जवाहरलाल नेहरू, जिसे JNU आपने सुना होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय जो है कि पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। दोस्तों पहली बनी है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसके आंसर है शांति श्री धूलीपुड़ी, हंसा मेहता, संगीता श्रीवास्तव, सीमा सिंह पवार। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शांति श्री धूलीपुड़ी जो है वह JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। क्या बनी है, JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। जैसे आपने उत्तराखंड में देखा होगा कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, इनके भी कुलपति होते हैं। तो वैसे JNU की जो पहली महिला कुलपति है वो है शांति श्री धूलीपुड़ी है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और ये 13वीं है, कौन से नंबर की हैं, 13वीं नंबर की हैं। और वैसे तो पहली है महिला में, और वैसे जो है 13वीं है। ठीक है, सभी के क्रम में। नेक्स्ट है दोस्तों, 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि विश्व की तीसरे, दोस्तों विश्व का तीसरा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, तो क्रिकेट का स्टेडियम होता है ना, तो विश्व का सब तीसरे नंबर पे कौन है। ठीक है, कहाँ रखी गई है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों डेट याद मत रखना, डेट नहीं आएगी। ठीक है, सीधे क्वेश्चन में ये आएगा कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, पटना, हैदराबाद। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयपुर में ही विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों विश्व का तो ये तीसरा है, भारत का कौन सा है, तो भारत का जो है वो है दूसरा। कौन सा है, भारत का ये सेकंड है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और आपका होमवर्क है, और जल्दी से कमेंट में बताओ कि भारत का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है, जल्दी से कमेंट में बताओ। और ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े। ठीक है, इग्लू क्या होता है, इग्लू जो होता है ना, जो बर्फ़ के अंदर होते हैं। ठीक है, बर्फ़ के अंदर बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं इग्लू कैफ़े। ठीक है, तो इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इग्लू, ठीक है, बर्फ़, तो बर्फ़ कहाँ पर होगी, जिस राज्य में ठंडा इलाका होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, ठीक है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है ठंडा इलाका है, वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, तो वहीं पर बनाया गया इग्लू कैफ़े बनाया गया है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देहरादून भी दिया उत्तराखंड, ये करके मत आना, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। और इसका नाम भी अगर पूछ ले तो ध्यान में रखो, ठीक है, नाम है इसका स्नो ग्लू, ठीक है, स्नो ग्लू जो है इसका नाम है, इग्लू कैफ़े का नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना। एक भी अगर आपका अक्षर, ठीक है, अल्फ़ाबेट या नंबर गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी रेयर, बिल्कुल क्लोज ऑप्शन देगा कौन, एग्जामिनर आपका, ठीक है। तो ध्यान से इसे देना, सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है, इस डेट याद नहीं रखनी है, डेट नहीं आएगी। क्या पूछा जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो भी बोलते हैं, इसने 2022 में, ठीक है, पहला उपग्रह लॉन्च किया है 2022 का, ठीक है, 2022 का, ठीक है, भारत का पहला नहीं, 2022 का, ठीक है, इस वर्ष का पहला उपग्रह EOS, उसका नाम क्या है, EOS-04, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भारत का पहला उपग्रह 2022 का, भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है, तो EOS-04, इसे भी नोट करो, ठीक है। किन प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया, तो उस यान का नाम क्या है, ठीक है, जो उपग्रह होते हैं, ठीक है, यान से भेजा जाता है, ठीक है, तो उस यान का नाम बताना है। तो ऑप्शन है आपके PSLV-C15, PSLV-C52 या GSLV-F1 या PSLV-C53। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV-52, C52। क्या रखना है आपको, C52 याद रखना है, ठीक है, C52 यहाँ से याद कर लो और PSLV यहाँ से याद कर लो, ठीक है। तो C51, C53 देखो कितना क्लोज ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ढंग से याद करना है, ठीक है, क्योंकि आप जो है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है, तो इनसे क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान में रखना। PSLV-C52 है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वैज्ञानिक ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में ये बनेगा। क्या पूछ रहा है आपसे, वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़ा, तो विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु है भाई, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु है, तो उसकी खोज कर दी गई है। तो ये कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कैरिबियन द्वीप समूह पर, ठीक है, जो कैरिबियन द्वीप समूह पर है वहाँ पर इसकी खोज की गई है। कहाँ पर की गई है, कैरिबियन द्वीप समूह पर। और दोस्तों ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में मैंग्रोव दलदल, क्या आ सकता है, मैंग्रोव दलदल में इसको मिला था, ठीक है, मैंग्रोव दलदल में वहाँ पर इसकी खोज की गई थी, यहीं पर पड़ता है, ठीक है, कैरिबियन द्वीप समूह में मैंग्रोव दलदल पड़ता है, तो वहीं पर इसकी खोज की गई है। और इसका अगर नाम आ जाएगा, थोड़ा सा अटपटा नाम है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थियोमा गारिटा, ठीक है, क्या नाम है इसका, थियोमा गारिटा हो जाएगा। और मैग्निफिका, क्या हो जाएगा, मैग्निफिका, ठीक है। तो उसे ऐसे याद कर लो अभी, क्या नाम है इसका, इसका नाम हो जाएगा थियोमाग्रिटा मैग्निफिका। सिर्फ आपको ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि कैरिबियन द्वीप में यह पाया गया था, ठीक है, मैंग्रोव दलदल में पाया गया था, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसकी एक और बात बताता हूँ आपको कि यह इतना बड़ा जीवाणु है, जो जीवाणु होते हैं उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो जीवाणु है उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, पर ये इतना बड़ा जीवाणु है कि इसको आंखों से भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो लगा लो आप कितना बड़ा जीवाणु होगा, ठीक है, इसको आंखों से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे भी ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा गया है कि 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है, पर ये बोल रहा है कि 10,000 फीट से ऊपर, ठीक है, तो 10,000 फीट है ना, उससे ऊपर मतलब उस ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग कौन बनी है, जो विश्व की, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अटल टनल। काफ़ी बड़ी बात है, जो अटल टनल है वह 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग बनी है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और लंबी अटल टनल हमारी कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट में बताओ, जिसको इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट में बताओ कि अटल टनल कहाँ पर है। देखते हैं आपकी पढ़ाई कितनी हो रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला वैश्विक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। क्या है, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, ये नोट करना आपको, क्या करना है, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है पटना बिहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कोटा राजस्थान
या खंडवा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जिला कौन सा है? खंडवा है। और राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। वहाँ पर क्या किया जाएगा? बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किया जाएगा। बिल्कुल इसे नोट कर लो, ठीक है, एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? दोस्तों बिल्कुल स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो इसे, ठीक है। एग्जाम में ये बनेगा कि 2023 में G20, आपने देखा होगा एग्जाम में बनते हैं G20 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बैठक जो है भारत के किस राज्य केंद्र शासित में किया जाएगा, ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित में यह आयोजित किया जाएगा। 2023 का है और G20 है, आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर जो है G20 की बैठक का आयोजन किया जाएगा, 2023 में होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, 28 फरवरी 2022 से शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्लास आपको कैसे लग रही है जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्लास आपको कैसे लग रही है, ठीक है। और दोस्तों कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको अगर कुछ भी वीडियो में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? 45वां जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला हुआ है, इसका फोकल थीम देश क्या है? फोकल थीम देश, ठीक है, फोकल थीम देश क्या है इस बार का, ठीक है, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश जो है इसका फोकल थीम देश है। क्या है? फोकल थीम देश है बांग्लादेश, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है, ठीक है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में, ठीक है, 2021 का है और लोकतंत्र सूचकांक है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, डेट आपको ध्यान में नहीं रखनी है, नहीं आएगी, ठीक है। भारत कौन से स्थान पर है आपको ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 46वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 46वें स्थान पर है। कौन? हमारा भारत है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों पहले स्थान पर जो है वह है नॉर्वे, बिल्कुल ध्यान में रखना है। 165 देश इसमें शामिल थे और उसमें जो पहले स्थान पर था वह था नॉर्वे, ठीक है। और जो लास्ट स्थान है वो भी ध्यान में रख लेना, ठीक है, अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान जो है लास्ट स्थान पर है, मतलब 165वां स्थान जो है वह किसका है? वह अफगानिस्तान का है। और जो भारत का कौन सा है? 46वें, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसमें जो है 1 से लेकर 10 तक अंक के आधार पर दिए जाते हैं और उसके हिसाब से उनको रैंक मिलती है, ठीक है। तो भारत को यहाँ पर मिले थे 6.91 अंक मिले थे, किस में से? 10 में से, ठीक है, 10 में से मिले थे। तो इसके हिसाब से ये 46वें स्थान पर है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना, पहला बुलेट ट्रेन, ठीक है, बुलेट ट्रेन है जो बुलेट की तरह भागती है, बिल्कुल, ठीक है, बुलेट ट्रेन है। तो कहाँ पर होगा? ऑप्शन है थाने, साबरमती, सूरत या मुंबई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत, बिल्कुल ध्यान में रखना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, एग्जाम में ये बनेगा। सूरत में जो है भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। और अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक ऐसे 12 स्टेशन बनेंगे। कितने बनेंगे? 12 स्टेशन बनेंगे, अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक बनेगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना कि भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, ठीक है, स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो भारत की सबसे बड़ी होगी, ठीक है, कुश्ती अकादमी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशनगंज, ठीक है। किशनगंज कहाँ पर है? ये दिल्ली में है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान में रखना, कहाँ पर है? दिल्ली में है। जो दिल्ली से है थोड़ा सा इसे ध्यान में रखना, क्या पता आपके ही क्षेत्र में होगा किशनगंज, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी बनने जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, 13 से लेकर 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, ठीक है, मरु महोत्सव का आयोजन किया गया है, ध्यान में रखना, ठीक है। मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में ही मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है, डेट याद नहीं रखनी, ये ध्यान रखना कि मरु महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया, और ये 4 दिवसीय होता है, ये भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, 10वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना कि 10वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से इसे देखना। 10वीं राष्ट्रीय सीनियर
वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, वॉलीबॉल की बात चली यहाँ पर, चैंपियनशिप और भी सीनियर, ठीक है, ध्यान में रखना। किस राज्य ने पुरुष टीम में खिताब जीता है, पुरुष टीम का पूछ रहा है, ठीक है, किस राज्य ने पुरुष टीम में खिताब जीता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की जो पुरुष टीम है उसने ये खिताब जीता है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। और दोस्तों जो महिला में जीता है वो है केरल, ठीक है। तो अगर महिला में पूछेगा आपसे कि महिला में किसने जीता है, तो वह केरल राज्य ने जीता है। और दोस्तों जो ये इसका आयोजन किया गया था वह किया गया था भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ किया गया था, भुवनेश्वर में किया गया था, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों 15 फरवरी 2022 को किसने डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना कि डार्क थॉन 2022 का आयोजन किसने किया है, ये आप ध्यान में रखना। डेट मत देखना, डेट नहीं आएगी, क्या आएगा, डार्कथॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, मतलब सॉरी किसने किया गया है। तो दोस्तों ये किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया गया है। किसने किया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्कथॉन का आयोजन किया गया है 2022 का। नेक्स्ट है दोस्तों 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, ध्यान में रखना कि वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। तो दोस्तों ये की गई है मुंबई में, बिल्कुल ध्यान में रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ये है मुंबई और नई जो मुंबई है, ठीक है, मुंबई और जो नई मुंबई है उसको जोड़ेगी, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर भी कहा जाता है, उनको यह जोड़ेगी, क्या जोड़ेगी, वाटर टैक्सी सेवा, ठीक है, कहाँ की गई है, मुंबई में की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इससे पहले क्या था, हाइड्रोजन वाला आया था, ठीक है, और दोस्तों अब क्या है, बायो सीएनजी संयंत्र, बायो सीएनजी संयंत्र, ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा है, बायो सीएनजी संयंत्र है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। इंदौर कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है कौन, इंदौर है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्या पूछ रहा है आपसे, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखो तभी ये प्रश्न आएगा। कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम, जो भारत का जो यूपीआई सिस्टम है ना अपनाने वाला, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना है, ठीक है, विश्व का ऐसा पहला देश बना है, ये आपको अच्छे से यहीं पर याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है वो विश्व का पहला देश बन गया है, किसमें, भारत का यूपीआई सिस्टम, जो यूपीआई सिस्टम होता है उसको अपनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है। ध्यान में रखना, क्या पूछ रहा है आपसे, 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शकीबुल गन्नी। क्या हो जाएगा, शकीबुल गन्नी जो है वह विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है 13 शतक लगाने वाला, ध्यान में रखना। और ये कहाँ के हैं, ये हैं बिहार के, बिल्कुल ध्यान में रखना, कहाँ के हैं, बिहार के हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में ये बनेगा, क्या बनेगा कि परामर्श 2022, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है क्या है, परामर्श 2022 क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है आपका करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। क्या है, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, ये जो है स्कूली बच्चों के लिए, किसके लिए, स्कूली बच्चों के लिए, आपको ध्यान में रखना है। क्या है, परामर्श 2022 क्या है, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। क्या पूछ रहा है आपसे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2022 दादा साहब फाल्के। दोस्तों बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है, सिनेमा की करियर में दोस्तों बहुत बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ये मिला है रणवीर सिंह को, क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, ध्यान में, जो हीरो होता है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हीरो किसको मिला है, वह रणवीर सिंह को मिला है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो वह मिला है शेर शाह को। किसको मिला है, शेर शाह को मिला है। तो जिसने यह मूवी देखी जल्दी से बताओ कि इसमें जो सिद्धार्थ मल्होत्रा थे उन्होंने किसका बायोपिक की थी। क्वेश्चन है दोस्तों बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे भी ध्यान में रखना। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में, ठीक है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ऊपर जो था वो था नॉर्वे। कौन था, सबसे ऊपर जो था वो होता नॉर्वे, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों
वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान में रखना है कि विश्व में सबसे रहने योग्य, ठीक है, जहाँ पर रहा जा सकता है, सबसे रहने योग्य, ठीक है, जहाँ पर सारे संसाधन हो, ठीक है, कौन सा शहर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है यही वियना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी हो जाएगी, वियना हो जाएगी। यही सबसे रहने योग्य शहर है विश्व में, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो हमारा दिल्ली है वह 112वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 112वें नंबर पर है दिल्ली। इसके बाद 117वें नंबर पर जो है वो है आपका मुंबई, रहने योग्य शहर, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, मुंबई में भी इतना सारा पॉल्यूशन है, ठीक है, जहाँ सब तरीके से देखा जा सकता है, मतलब, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये चीज़ अच्छी है, सब तरीके से जहाँ पर रहने योग्य है वो है वियना, ऑस्ट्रेलिया। जो अंतिम है वो है दमिश्क, ठीक है, सीरिया, ठीक है। दमिश्क जो सीरिया है इसका 173वां स्थान है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, सबसे अंतिम है जो रहने योग्य शहर है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गर्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच कौन सा आयोजन है, वो है, सॉरी, कौन सा अभ्यास है, धर्म गर्जन अभ्यास है। क्या है, धर्म गर्जन अभ्यास है। तो दोस्तों यह किया गया भारत और जापान के बीच, किसके बीच किया गया, भारत और जापान के बीच में किया गया है। कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था आपका कर्नाटक में, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। क्या किया गया था, धर्म गर्जन अभ्यास, धर्म गर्जन अभ्यास किया गया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। बिल्कुल स्टार लगा लो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूक्रेन और रूस का युद्ध काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। जो मतलब यूक्रेन में जो भारतीय थे ना उनको वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है, आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन, आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया कर्नाटक में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 14 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं जो कंटिन्यू आपको मिलेगी। आपके एग्ज़ाम तक ये सारी जो क्लासेस हैं वो कवर हो जाएगी, ठीक है। आपका पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है ना उससे पहले 1 साल की आपकी करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों क्या पूछा गया आपसे, T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है, तो दोस्तों वह है रोहित शर्मा, बिल्कुल ध्यान रखना, भारत के हैं रोहित शर्मा, कप्तान है T20 के, तो ये बने हैं सर्वाधिक रन बनाने वाले। किस में, T20 में, बिल्कुल ध्यान में, T20 में, ठीक है, ध्यान में रखना। इन्होंने जो है 123 मैचों में, ठीक है, 123 मैचों में 3307 रन बनाए, सबसे ज़्यादा, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों 18 जनवरी 2022 को जल मिशन के तहत कौन सा जिला सौवा हर घर जल जिला बना है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। कौन सा जो जिला है वो क्या बना है, सौवा हर घर जल जिला बना है। तो दोस्तों ये है आपका चंबा, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, चंबा जो हिमाचल प्रदेश में है वो है सौवा हर घर जिला बना है। दोस्तों आपके लिए कंटिन्यू लगातार बोलना पड़ता है इसलिए मुंह भी थक जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, आपके लिए इतनी सारी करंट अफेयर्स की क्लासेस आती है। नेक्स्ट है दोस्तों फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, क्या नाम है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है, ठीक है। दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया गुजरात में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे नोट कर लेना, अच्छे से एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है कहाँ पर है। दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो इसे, ठीक है, एग्जाम में बनेगा। क्या बनेगा कि सबसे लंबी सुरंग कहाँ पर, भारतीय रेलवे की, ठीक है। ध्यान में ये भी रखना कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग, वैसे सुरंग बोल देगा तो आप गलत करके आ जाओगे, तो यहाँ पर देखना है कि भारत की रेलवे की सबसे लंबी सुरंग पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
T49 सुरंग। क्या नाम है इसका? T49 सुरंग इसका नाम है। क्या नाम है? T49 सुरंग है। ठीक है, आप यही गलत करके आओगे, सोचोगे कि अटल सुरंग थी भाई, कि पीर पंजाल सुरंग है, पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा T49। ठीक है, क्योंकि भारतीय रेलवे की पूछ रहा है। ठीक है, ये जो सुरंग है ना, ये कटरा से बनिहाल को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? कटरा से बनिहाल को जोड़ती है। तो जिनको नहीं पता कटरा कहाँ है भाई, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, जब आप वैष्णो माता मंदिर जाते हैं तो आपको पता है कि अच्छे से कटरा पड़ता है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को कर दें लाइक, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जो यूपीएससी के आगामी प्रश्न तैयारी कर रहा है तो उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है। जो ऐसे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण सीरीज है। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिसके परीक्षा में क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स आती है। तो ध्यान में रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।